एक फैमिली में उनके ट्रेडिशंस और एक दूसरे से एक्सपेक्टेशंस, ये दोनों ही चीजें काफी मायने रखती है। हालांकि इन दोनों की ही शुरुआत एक अच्छे मोटिव और भरोसे के साथ होती है, लेकिन कई बार बच्चों पर डाला गया ज्यादा प्रेशर उन पर काफी बुरा असर छोड़ता है। और कुछ ऐसा ही हुआ जनवरी 2007 के एक केस में, जिसके पीछे की असलियत पता चलने पर इसने जापान के लोगों को झकझोर कर रख दिया। तो आज हम बात करेंगे अज़ुमी मूटो की। ये केस स्टार्ट होता है म्यूटो फैमिली से, जो टोक्यो जापान की शिबुया सिटी में रहती थी, जहां वे अपना एक डेंटल क्लिनिक चलाते थे, जो कि उनके लिए एक फैमिली बिजनेस की तरह था। यहां म्यूटो फैमिली में 3 बच्चे थे, जिसमें सबसे पहले थी अज़ुमी, जो कि 20 साल की थी, और उसका भाई युकीमोटो, जो कि 21 साल का था। इन दोनों का ही एक बड़ा भाई भी था, जिसने अपनी आइडेंटिटी मीडिया में रिवील नहीं की थी, इसलिए हमें उसका नाम नहीं पता। उनके दोनों ही पेरेंट्स और उनसे पहले उनके पेरेंट्स सभी प्रोफेशनल डेंटिस्ट थे, इसलिए उनकी फैमिली काफी फेमस थी अपने काम के लिए, और वे बड़े बड़े लोगों का इलाज किया करते थे। और यहां अज़ुमी के पेरेंट्स उसके और उसके भाई से यही चीज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आगे चलकर उनके बच्चे उन्हीं के फुटस्टेप्स को फॉलो करेंगे और उनके इस फैमिली बिजनेस को संभालेंगे। क्योंकि जापान में ये एक तरह का फैमिली ट्रेडिशन माना जाता है कि अगर कोई बच्चा अपने पेरेंट्स के बताए हुए रास्ते पर चलता है तो उसे काफी सक्सेसफुल और अच्छा माना जाता है, और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें उनकी फैमिली और सोसाइटी में एक रेबल की तरह देखा जाता है। यहां अज़ुमी का सबसे बड़ा भाई, जो कि अननेम्ड है, वो पहले से ही अपने पेरेंट्स के फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा था, जहां उसने अपनी पढ़ाई पर काफी मेहनत की और अपनी यूनिवर्सिटी में टॉप ग्रेड्स लाने में कामयाब रहा, जिस वजह से उनके पेरेंट्स को उस पर काफी प्राउड था। लेकिन अब कुछ ऐसा ही वे उसके छोटे भाई बहनों से चाहते थे। यहां अपने डेंटल बिजनेस से अलग म्यूटो फैमिली काफी सारी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज भी ओन करती थी, जिसमें से कुछ को उन्होंने रेंट पर दिया हुआ था और कुछ उन्होंने अपने बच्चों को भी दी हुई थी, ताकि वे उन्हें मैनेज करना सीख सके। तो यहां उनका फैमिली बैकग्राउंड काफी स्ट्रांग था, वे अच्छे खासे रिच थे, उनके किसी भी बच्चे को पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पर यहां उन तीनों भाई बहनों में युकीमोटो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं था, वो एकेडमिकली काफी पीछे था अपने क्लासमेट्स से, इसलिए उसके ग्रेड्स इंप्रूव करने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसका एडमिशन एक पास ही के स्कूल में करवाया, ताकि वो उनकी देख रेख में रहे। पर इसके बावजूद भी युकीमोटो अपनी पढ़ाई में काफी स्ट्रगल कर रहा था। उसके ग्रेड्स इतने बुरे थे कि वो किसी यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर सकता था, यहां तक कि उससे अपना हाई स्कूल भी ग्रेजुएट नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ अज़ुमी का पैशन कुछ और था। उसे अपने पेरेंट्स के फैमिली बिजनेस में नहीं आना था, और उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि उसके पेरेंट्स उससे कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसमें उसे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। और अपने पेरेंट्स के इतना प्रेशर डालने पर भी अज़ुमी ने उनकी बात नहीं सुनी, क्योंकि उसे पता था कि यह बिजनेस उसके लिए नहीं है। तो अपना हाई स्कूल खत्म करने के बाद उसने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखना शुरू किया, जिसके साथ ही वो मॉडलिंग और एक्टिंग में भी ट्राई करना चाहती थी, जिसके लिए उसके पेरेंट्स ने उसे मना भी किया। पर अज़ुमी अपना मन बना चुकी थी और 18 साल की उम्र में ही उसने अपना घर छोड़ दिया अपने एक्टिंग करियर पर फोकस करने के लिए। और ये कोई सरप्राइज की बात नहीं थी, क्योंकि वे तीनों ही बच्चे एक ऐसे कोल्ड एनवायरनमेंट में बड़े हुए थे जहां शुरुआत से ही उन पर प्रेशर था अपने पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस को लेकर, जिस वजह से वे एक दूसरे को भाई बहन से ज्यादा अपना राइवल समझते थे। लेकिन अब अज़ुमी घर से निकल चुकी थी, जिस दौरान उसने एक लो बजट मूवी में काम किया था, जो कि एक एनिमे क्रीम लेमन की एडेप्टेशन थी। लेकिन उस मूवी को 15 की एज रेटिंग दी गई, क्योंकि उसका थीम काफी मैच्योर और अडल्ट था, जिस वजह से जापानीज स्टैंडर्ड्स और कल्चर के हिसाब से मूवी को काफी नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला, जिसका सीधा असर अज़ुमी की फैमिली को पड़ा। जब उन्हें इस मूवी के बारे में पता चला तो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लेकिन यहां जब कुछ महीनों बाद अज़ुमी को पैसों को लेकर प्रॉब्लम होने लगी, तो उसे ना चाहते हुए भी वापस अपने घर आना पड़ा। लेकिन इस बार अज़ुमी के पेरेंट्स ने उसकी बातें सुनी और उन्हें ठीक से समझा, जिससे अब यह उन्हें साफ हो गया था कि उनका फैमिली बिजनेस अज़ुमी के लिए नहीं बना है। और उन्हें यह भी पसंद नहीं था कि अज़ुमी उनसे दूर जाए और इतना स्ट्रगल करे पैसों को लेकर, क्योंकि उसकी फैमिली फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग थी। इसलिए अब उन्होंने अज़ुमी को प्रोग्रामिंग सीखने के लिए अलाउ कर दिया था, जिसके साथ ही वे अब उसे उसके मॉडलिंग करियर में भी पूरा सपोर्ट कर रहे थे। और अब अज़ुमी को ना तो पैसों की फिक्र करनी थी
और ना ही उसे कहीं बाहर रहने की जरूरत थी। यहां अजूमी की फैमिली उसे वापस घर में देखकर काफी खुश थी, सिवाय उसके भाई यूकी के। बेशक यहां अजूमी काफी स्मार्ट थी। वो अपने फैमिली बिजनेस और ट्रेडिशन से हटकर कुछ अलग कर रही थी, जिसमें उसे थोड़ी बहुत सक्सेस भी मिल रही थी। पर यहां यूकी की एम्बिशंस किसी और ही डायरेक्शन में जा रही थी। वो डेंटिस्ट्री तो परस्यू करना चाहता था, पर साथ ही वो अपने पेरेंट्स को भी खुश करना चाहता था, क्योंकि उसे बचपन से ही ये सिखा दिया गया था कि उसके लिए उसका फैमिली हेल्थ बिजनेस ही सबसे बेस्ट है, जिससे वो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकता है। इसलिए यूकी को किसी भी हाल में अपनी फैमिली का अप्रूवल चाहिए था, लेकिन वो पढ़ाई में इतना कमजोर था कि उससे ये चाहकर भी नहीं हो पा रहा था। लेकिन दूसरी जगह अजूमी काफी स्मार्ट थी। वो हर चीज कर सकती थी जो यूकी नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी उसने अपने फैमिली बिजनेस से मुंह मोड़ लिया, जबकि यूकी यहां अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अपनी फैमिली के अप्रूवल के लिए। लेकिन अजूमी को तो इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, और कुछ इन्हीं बातों को लेकर यूकी के मन में अजूमी को लेकर काफी जेलसी भर गई थी, जिसका अंदाजा अजूमी को भी हो गया था। उसे पता था कि उसका भाई उसे पसंद नहीं करता। बाद में यही बात उसने अपने दोस्तों को भी बताई कि उसे नहीं पता कि उसका भाई उसके बारे में क्या सोच रहा है, पर उसके बिहेवियर को देखकर उसे काफी नेगेटिव वाइब्स आती है, क्योंकि जिस तरह से यूकी उसे घूरता है उसे देखकर साफ पता चलता है कि उसके इंटेंशन ठीक नहीं है। और अजूमी की एक दोस्त ने यह भी बताया था कि यूकी के मन में उसकी बहन को लेकर इससे कहीं ज्यादा नफरत थी, क्योंकि यहां कुछ लोगों ने यूकी के मुंह से काफी बुरी बातें सुनी थीं अजूमी को लेकर। लेकिन इन सब बातों को ज्यादातर लोग रूमर की तरह लेते थे। उन्हें बिलीव ही नहीं होता था कि यूकी ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि यूकी बचपन से ही एक शांत किस्म का लड़का था, जिसके साथ ही वो एक काफी ऑकवर्ड लोनर भी था। उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे, उसे अकेला रहना पसंद था, इसलिए वो अपना ज्यादातर टाइम अपने बेडरूम में ही बिताता था, जहां उसके पेरेंट्स को यह पता ही नहीं था कि यूकी के अंदर का गुस्सा कितना बढ़ता जा रहा है। एक ऐसा गुस्सा जिसका अंजाम किसी ने सोचा भी नहीं था। 30 दिसंबर 2006 न्यू ईयर आने ही वाला था, और जापान में न्यू ईयर के ट्रेडिशन को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफी अलग ढंग से मनाया जाता है। इस दिन यहाँ के लोग अपने मंदिरों में जाते हैं और भगवान को अपनी रिस्पेक्ट शो करते हैं, और आने वाले साल में अच्छे फॉर्चून और अच्छी हेल्थ की कामना करते हैं। इसलिए यहाँ म्यूटो फैमिली भी अपने न्यू ईयर की तैयारियों में लगी हुई थी। यहाँ अजूमी के पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और उसका सबसे बड़े वाला भाई इस न्यू ईयर को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास फुकुशिमा जा रहे थे। लेकिन अजूमी और यूकी ने घर में ही रुकने का डिसाइड किया, जिसमें अजूमी को तो वहां जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर यूकी को इधर न्यू ईयर की छुट्टियों में भी स्टडी कैंप अटेंड करना था, जो कि एक तरह से एक्स्ट्रा क्लासेस थी उन बच्चों के लिए जिनके ग्रेड्स कम आए थे। पर रात को जाने से पहले अजूमी और यूकी की उनकी मदर से काफी बहस हो गई। वे तीनों आपस में बहस कर रहे थे, जहां उनकी मदर ने उनसे कहा कि वे अपने ट्रेडिशन को ठीक से फॉलो नहीं करते, और ना ही वे उनकी बात सुनते हैं, जिस वजह से वे अपनी लाइफ में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं अपने बड़े भाई की तरह। और बहस के बाद ही वे उन दोनों को घर में अकेला छोड़कर निकल गए, और वे दोनों ही इस लड़ाई से काफी अपसेट थे। यहाँ जापानीज लोग काफी रिजर्व्ड होते हैं। ज्यादातर वे अपने थॉट्स और फीलिंग्स को अपने तक ही सीमित रखते हैं, और औरतों के केस में तो ये काफी नॉर्मल होता है। लेकिन अजूमी बाकी लड़कियों की तरह नहीं थी। वो थोड़ा मुंहफट थी, इसलिए उसके मन में जो भी आता था तो वो सीधा बोल देती थी, जिससे ज्यादातर सामने वाले को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती थीं। और वो पिछली रात हुई उस बहस से उभर नहीं पाई थी, इसलिए उसने यूकी के बेडरूम में जाकर उसे कन्फ्रंट किया कल की बात के लिए, क्योंकि यूकी ने उसकी मदर की साइड लेते हुए उसको काफी कुछ कहा था। लेकिन अब उनकी मदर यहां नहीं थी तो वो उससे सवाल कर सकती थी। पर जब अजूमी ने उससे उस बारे में पूछा तो उस पर यूकी ने उसे कहा कि वो उनकी फैमिली को शर्मिंदा कर रही है और उसे उनकी फैमिली का हिस्सा नहीं होना चाहिए। यूकी के मुंह से ऐसी बात सुनते ही अजूमी बहुत गुस्सा हो गई थी, और वो उससे एक बार फिर बहस करने लगी थी, जहां अजूमी ने यूकी को चिल्लाते हुए कहा कि वो अपनी जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। उसके पास न तो कॉन्फिडेंस है और न कोई एम्बिशन। वो इस धरती पर बोझ से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये सब सुनते ही यूकी का वो सारा गुस्सा बाहर आ गया, जो वो इतने महीनों से अपने अंदर लिए बैठा था। उसने अपने पास ही में पड़ी एक वुडन केंडो स्वॉर्ड उठाई और उसे अजूमी के फेस पर मारा, और उसे लगातार मारता रहा। और जब अजूमी ने उससे लड़ने की कोशिश की तो यूकी मूटो ने उसे और तेजी से मारना शुरू कर दिया। उसने अजूमी को तब तक मारा जब तक उसकी आवाजें आना बंद नहीं हो गई। 3 जनवरी 2007 यहां मूटो फैमिली न्यू ईयर की छुट्टियों के बाद अपने घर लौटने और अपने काम पर वापस जाने के लिए तैयार थी,
और उन्हें अपने दोनों बच्चों को लेकर काफी चिंता भी थी, क्योंकि वे उन दोनों को अकेले घर छोड़कर आए थे। लेकिन उनके घर पहुंचने से पहले ही यूकी ने उन्हें मैसेज किया, जिसमें उसने कहा कि उसके स्कूल जाने से कुछ टाइम पहले उसकी फिश मारी गई, जिससे उसके कमरे में काफी बुरी स्मेल आ रही है। वो स्कूल के लिए लेट नहीं होना चाहता था, इसलिए उसने कमरे की सफाई नहीं की और उसने अपने पेरेंट्स को वार्न किया कि वे उसके कमरे में ना जाए, वो वापस आकर सब कुछ खुद ठीक कर देगा। लेकिन जब उनके पेरेंट्स घर पहुंचे तो यूकी के कमरे से आने वाली स्मेल इतनी तेज थी कि वो उसे चाहकर भी इग्नोर नहीं कर सकते थे। इसलिए उनके ग्रैंडफादर मामोरू ने अंदर जाकर उस फिश को साफ करने का डिसाइड किया, पर अंदर जाने पर उन्हें यूकी की वो फिश जिंदा मिली, जो अभी भी वाटर टैंक में स्विम कर रही थी। ये देखकर मामोरू को काफी अजीब लगा, क्योंकि वो गंध अभी भी उस कमरे से आ रही थी। थोड़ा अंदर जाने पर उन्हें पता चला कि ये स्मेल रूम की अलमारी से आ रही थी, जिसको मामोरू ने जब खोलकर देखा तो उसमें उन्हें एक गार्बेज बैग पड़ा मिला, जिसकी स्मेल काफी बुरी थी। और जब उन्होंने बैग खोलकर देखा तो उन्हें उसमें बहुत सारे बॉडी के पीसेस मिले। ये देखकर मामोरू काफी घबरा गए थे। वे जल्दी से कमरे से बाहर निकले और सभी लोगों को ये बात बताई और फिर जल्दी से पुलिस को कॉल किया गया। बाद में जब पुलिस के पहुंचने पर बॉडी को आइडेंटिफाई किया गया तो ये पता लगा कि यह बॉडी अजूमी की थी और अब पुलिस का सारा शक यूकी पर था। यहां पुलिस के अरेस्ट करने से पहले उसकी फैमिली उसके घर लौटने का इंतजार कर रही थी, पर दूसरी तरफ जब यह खबर सामने आई तो न्यूज़पेपर्स और मीडिया में ये अटकलें लगाई जाने लगी कि इस मर्डर के पीछे किसी नेक्रोफाइल या किसी कैनिबल का हाथ है। पर पुलिस ने इन सभी क्लेम्स से डिनाई कर दिया, क्योंकि यहां यूकी से सिर्फ कुछ पूछने पर ही उसने उन्हें सब कुछ सच सच बता दिया। और इंटेरोगेशन रूम में ले जाने पर उसने पुलिस को अपने क्राइम की सारी डिटेल बताई कि कैसे उसने अपनी बहन को एक केंडो सोर्ड से मारा, जिसके बाद उसने पास पड़े एक टॉवल को अजूमी के गले में लपेटकर उसका 3 मिनट तक गला घोंटे रखा, पर इसके बावजूद भी अजूमी सांस ले रही थी। ये देखकर यूकी उसे घसीटता हुआ बाथरूम में ले गया, जहां उसने उसके सर को बाथटब में डुबो दिया और ऐसा करने के कुछ देर बाद ही अजूमी की जान चली गई। बाद में थोड़ा संभलने के बाद यूकी ने पूरे घर की और अपने कमरे की सफाई की, जिसके बाद वो किचन में गया, जहां से उसने एक चाकू लिया, जिसके बाद उसने एक आरी उठाई और बाथरूम में वापस आ गया। यहां पहले उसने अजूमी के कपड़े उतारे और फिर उसकी बॉडी को पीसेस में काटने लगा। ये सब इतना डरावना है कि हमें सुनकर ही डर लगता है, लेकिन ये बताता है कि यूकी अपनी ही बहन से किस हद तक नफरत करता था। बाद में यूकी ने अजूमी की बॉडी के पीसेस को एक कचरे के थैले में डाल दिया, जिसके बाद उसने उसे अपने कमरे की अलमारी में रख दिया और अगले दिन तैयार होकर अपने स्टडी कैंप के लिए निकल गया, जहां से आने के बाद उसने अजूमी के बॉडी के कुछ पार्ट्स को एक थैले में डाला और उन्हें किसी वीरान जगह छोड़ आया। और ठीक ऐसा ही वो उसकी पूरी बॉडी के साथ करने वाला था, ताकि किसी को भी अजूमी के बारे में पता ही ना चले। लेकिन उसके ऐसा करने से पहले ही उसकी फैमिली घर आ चुकी थी। आगे चलकर कोर्ट में यूकी का ट्रायल शुरू हुआ, जहां यूकी के डिफेंस लॉयर यूकी को मेंटली अनस्टेबल प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे। बाद में जब यूकी को एक साइकेट्रिस्ट ने चेक किया तो उन्हें भी यूकी की मेंटल हेल्थ स्टेबल नहीं लगी, क्योंकि वो उनके सामने सही और गलत में कोई फर्क ही नहीं कर पा रहा था। और इसी बेसिस पर यूकी के लॉयर्स उसे डिफेंड करने लगे कि वो बीमार है, मर्डर के वक्त वो होश में नहीं था, ये सब चीजें। लेकिन कोर्ट ने इन सभी बातों को डिनाई करते हुए मई 2008 को यूकी को अजूमी के मर्डर के लिए गिल्टी कंफर्म कर दिया। और इस सब के लिए टोक्यो हाई कोर्ट ने उसे सिर्फ 12 साल की सजा दी, जो कि उसके किए गए क्राइम के बदले काफी कम थी। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी कि यहां ट्रायल के दौरान यूकी के पेरेंट्स ने ही सिटी का सबसे बेस्ट लॉयर हायर किया था अपने बेटे को बचाने के लिए। उसके लिए वे कितने भी पैसे खर्च करने के लिए तैयार थे। और इतना ही नहीं, उन्होंने अजूमी के अगेंस्ट अपनी गवाही भी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अजूमी का बर्ताव ठीक नहीं था अपनी फैमिली और अपने भाई को लेकर। वो यूकी की हमेशा इंसल्ट करती थी, जबकि वो तो काफी शांत रहने वाला लड़का है। और उन्होंने ये तक कहा कि उनकी बेटी ने उनकी पूरी फैमिली को काफी डिसअपॉइंट किया था। मतलब जिस अजूमी को उसके घर में ही मारकर उसके टुकड़े कर दिए गए, कोर्ट में उसी की फैमिली ने उससे मुंह मोड़ लिया था। और 2021 में यूकी मूटो की सजा पूरी होने पर उसे रिलीज कर दिया गया। अब वो एक आजाद इंसान है जो बेफिक्र होकर टोक्यो की सड़कों पर घूम सकता है। पर दूसरी ओर अजूमी ने अपनी जान गंवा दी थी। इस हादसे के बाद मूटो फैमिली पहले जैसी नहीं रही थी, वो टूट गई थी। और बेशक यहां यूकी अपने फैमिली ट्रेडिशन को फॉलो करना चाहता था, पर उसके लिए गए एक्शंस ने
अजुमी और खुद के लिए कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं छोड़ी थी और एक जेलसी ने एक लड़की की जान ले ली। तो आज का केस हम यही खत्म करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप क्राइम और मर्डर से रिलेटेड मिस्ट्रीज और डॉक्यूमेंट्रीज देखने में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें ताकि हम ग्रो कर सके और हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए मैं आपको मिलूंगा किसी और केस के साथ। थैंक यू।